Hello students, I'm back again with my lecture 3 on the topic Economic Reforms 1991. Previous lecture में अपन ने ये देख लिया था कि liberalizations में क्या क्या इफेक्ट थे, what were the reforms, financial sector reforms हमने देख लिए थे. Now in this lecture I will be telling you what was privatization, what is globalization and what was the impact of privatization and globalization. इसके एंड में हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट वर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द इकोनॉमी. चलिए, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर पर्टिकुलर वीडियोस ऑन द इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बीएसटी. अभी हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स पोस्ट करते जा रहे हैं. आई विल बी पोस्टिंग PST and accountancy lecture on my channel very soon. So let's start. See, what does privatization means? अब ये भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी नॉर्म बनाया था. किसने बनाया था? गवर्नमेंट ने. कि हमको प्राइवेटाइजेशन लेके आना है. तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझे. प्राइवेटाइजेशन सिंपली मीन्स व्हेन पब्लिक इज ट्रांसफरिंग इट्स ओनरशिप टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है बच्चा? यहाँ पे जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, किसका ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है? जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, वो अपने शेयर्स किसको दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को. दे आर सेंडिंग देयर कंट्रोल, सिंपली management and control of public sector enterprise to the entrepreneurs in private sector. अब इसके देखो दो फायदे. We have two benefits. क्या बेनिफिट हो रहा है? पहला, जो लॉस पब्लिक सेक्टर ने दिखाया था वो पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट. तो वो इन्वेस्टमेंट उनके पास है तो उनका पूरा लॉस रिकवर हुआ. और जैसे ही बेटा प्राइवेट सेक्टर आप का ओवरटेक करता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को और इफिशिएंट बना देता है. दे आर मेकिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन मोर इफिशिएंट. They are making their organization more up to date, and they are turning that loss making enterprise into a प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज. वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये उनकी टेक्निक्स है. सो प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग यहाँ पे था कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स किसको बेच रही है? प्राइवेट पर्संस को. तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? दिस प्रोसेस विल बी नोन एज प्राइवेटाइजेशन. अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण ही ग्लोबलाइजेशन आया. अब ग्लोबलाइजेशन को अगर अपन सिंपल मीनिंग में बोलें, सो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी. व्हाट वी आर डूइंग बेटा? वी आर इंटीग्रेटिंग अवर नेशनल इकोनॉमी with the world economy through removal of barriers. जो barriers किस में रिमूव कर लिए थे अपन ने? लिबरलाइजेशन में रिमूव कर लिए थे. ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स. जब तुम ये सारे बैरियर्स हटा दोगे अंडर लिबरलाइजेशन एंड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपके सामने क्या आएगा बेटा? अल्टीमेट इफेक्ट आएगा ग्लोबलाइजेशन. अब इसका आउटकम, जैसे मैंने बोला था, आउटकम ऑफ दीज टू पॉलिसीज, एज यू कैन सी द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो आउटकम आपके सामने आएगा, वो आउटकम क्या होगा? दैट आउटकम विल बी ग्लोबलाइजेशन. उसका पर्पस क्या है? We are creating a network. Which type of network? Which is going above the economy, and it is creating social as well, going above the geographical boundaries. आज इंडिया के एक्सपोर्टर इंपोर्टर सिर्फ इंडिया में नहीं, दे आर डीलिंग. और सपोज बहुत बड़े बिजनेस ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में डील नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया के बाहर भी डील कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि रीजन सिंपल है बेटा. as there are no trade barriers. ट्रेड बैरियर्स क्या हो गए हैं? खत्म.
ट्रेड बैरियर्स खत्म होने के बाद आप पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी का था, दे आर ऑल्सो कंप्लाइजिंग विद दैट कि इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए ताकि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाए। सो उसका इम्पैक्ट यही हुआ कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। आज आप अपने एप्पल फोन चला पा रहे हैं, आप एडिडास के शूज पहन पा रहे हैं, नाइकी के शूज पहन पा रहे हैं, and various brands of international, particularly we are using because it is the with the use of globalization. अब ये जो impact आया था, it is creating what? It is creating a borderless world and which is helping in globalization. हम ऐसा बोलते हैं इसे ग्लोबल विलेज। अ वर्ल्ड हैज टर्न टू बी अ ग्लोबल विलेज। अब इसके फेवर भी हैं बेटा और इसके अगेंस्ट भी। देखो दोनों ही सिरों के अपने बेनिफिट भी होते हैं और कुछ नेगेटिविटी भी। पहले तो बेनिफिट ये था कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो। आई वॉज इंपोर्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड, आई वॉज हैविंग ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया मार्केट में नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली बाहर भी जाएंगे, ग्लोबली उन्हें और भी लोग ट्रेड करेंगे, एंड नाउ आई विल बी हैविंग अ बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ मोर पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उनके गुड्स को भी इंटरनेशनल पर्टिकुलरली अपीयरेंस मिलेगा। सेकेंडली भैया इसमें अगेंस्ट पॉइंट भी ये थे कि इट इज ओनली फोकसिंग ऑन द डेवलप्ड नेशंस, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, they are focusing these globalization is focusing them and globalization is beneficial for them। इससे डेवलपिंग नेशंस का अभी तक इतना फायदा नहीं दिखा। प्रैक्टिकल है कि डेवलप्ड नेशंस हैव टेकन मोर एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज एमएनसीज ज्यादा डेवलप्ड नेशन से ही आई हैं, डेवलपिंग से इतनी एमएनसीज नहीं आई। सेकंड, ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। नाउ यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है बेटा कि ग्लोबलाइजेशन से अब जो यार रिच पर्सन है वही प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलरली अफोर्ड कर पाएगा। व्हाट अबाउट द पुअर पर्संस? तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल दोस हु आर बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज, बिकॉज उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कि दे कैन गो फॉर परचेजिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। Second, market-driven globalization increases the economic disparities among nations and people। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती जाएगी डिस्पैरिटीज और आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर एज इट इज सेइंग। सो ग्लोबलाइजेशन के देखो अब इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, बट मेन है कि द ग्लोबलाइजेशन हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट टर्न्ड द बीओपी बैलेंस इनटू अ पॉजिटिव बैलेंस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? ये वर्ड बहुत बार सुना है अपन ने, आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे बेटा एक मैंने सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। आउटसोर्सिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी। मतलब मेरे बिजनेस का काम है, पर ये जो बिजनेस का काम है मैं नहीं करूंगा, कोई थर्ड पर्सन करके मुझे देगा, तो उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। टेक फॉर द एग्जाम्पल, मेरे को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ये मेरा बिजनेस का रूल है कि मैं आफ्टर सेल सर्विस दूंगा, पर वो मैंने क्या कर दिया, उसे आउटसोर्स कर दिया एक किसी दूसरी कंपनी को। सपोज टेक फॉर द एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग मोबाइल फोन्स। ओके, अब मोबाइल फोन्स बनाए मैंने, बेचे मैंने, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस है वो और कोई कंपनी कर रही है। मेरे को करना चाहिए, बट मैंने वो वर्क जो है वो क्या कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। बेसिकली इट इज मीनिंग इज हैविंग समवन एल्स टू डू स्टफ यू डोंट वांट टू डू। मतलब वो चीज मुझे नहीं करनी है, मैं उस सामने वाली पार्टी को या जो थर्ड पार्टी में उसे पे करूंगा अकॉर्डिंगली, जितने अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स उसने रिसीव करे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो आपका वर्क है वो सामने वाली पार्टी से काम करवा रहे हो, दैट इज आउटसोर्सिंग। और बेटा जब ग्लोबलाइजेशन आया था तो आउटसोर्सिंग वाज द इम्पैक्ट, आउटसोर्सिंग वाज द इम्पैक्ट, और आउटसोर्सिंग उसका रिजल्ट रहा है। किसका?
ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट जो है दैट इज आउटसोर्सिंग। यहाँ पे एक और डेफिनेशन मैंने और क्लियरली करी है, आई एम शोन बाय द इमेज आल्सो, दैट व्हेन आई एम आउटसोर्सिंग मींस आई एम गिविंग माय वर्क टू डिफरेंट डिफरेंट नेशंस। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है, व्हाई, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग नो पर्टिकुलरली ट्रेड बैरियर्स इन अदर नेशंस। ओके, अभी अपन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर आउटसोर्सिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ पासिंग इंडिविजुअल टास्क, सब एरियाज और बिजनेस प्रोसेसेस ओवर टू अ थर्ड पार्टी। आप एक टास्क दे सकते हो, कुछ एरिया है बिजनेस का या फिर बिजनेस प्रोसेस ही है जो आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो, दैट इज आउटसोर्सिंग। एंड देयर बाय रिसीविंग द रिजल्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर ओन कंपनी। मतलब आपकी कंपनी उस काम में डीलिंग नहीं करेगी, आपकी कंपनी सिर्फ उस काम के पैसे देगी, वो दूसरा काम कहीं और करवा रहा है। अब बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेटा, इंडिया बिकेम अ very good hotspot for outsourcing because at India there was cheap labor availability। अभी भी आप देखते हो ना, कॉल सेंटर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, कॉल सेंटर्स पे सैलरी इजीली बहुत कम पे दे आर हायरिंग। तो कॉल सेंटर्स कौन सी कंपनीज के हैं? बेसिकली दीज कॉल सेंटर्स ऑफ एमएनसीज, जिनका काम दूसरे नेशंस में चल रहा है, लेकिन उन्होंने कॉल सेंटर्स यहाँ पे बना के रखे। उन्होंने बिजनेस प्रोसेसिंग आउट सेंटर्स, नॉलेज प्रोसेसिंग आउट सेंटर, दिस इज नोन एज केपीओ एंड बीपीओ सेंटर्स, यहाँ पे बना के रखे। तो ये आउटसोर्स कर रहे हैं बेटा, आपके जो काम है वो यहाँ पे आ पा रहे हैं बिकॉज द इन्वेस्टमेंट दे हैव डन इन इंडिया। तो इससे दो फायदे, एक तो भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, and secondly my GDP is also increasing, my BOP is also reducing. The services that your company is responsible for fulfilling now will be provided by a specialized person on that particular। outsourcing बेटा हम शादी के टाइम पे भी करते हैं, हर काम हम खुद नहीं करते, हम दूसरों से करवाते हैं। आई विल बी अरेंजिंग माई केटर्स, आई विल बी अरेंजिंग माई डेकोरेटर्स, आई विल बी अरेंजिंग दी अदर थिंग। सो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब आप वो काम ना खुद करते हुए किसी दूसरे पर्सन को वो काम दे रहे हो, दैट इज आउटसोर्सिंग। चलिए, नाउ व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के बारे में बात आई है तो एक बार अपन ये देख लें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने का पर्पस क्या। It was established for what purposes? It was established to give platform in which nations cannot place unreasonable restriction on trade and provide equal opportunities to all countries in the international market। उसका बनने का पर्पस ये था कि भैया वर्ल्ड ट्रेड, जिसके नाम में ही ट्रेड है, मतलब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड बैरियर सारी कंट्रीज जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वहां से ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, एंड नाउ दे विल बी गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरी मेंबर्स टू एक्सपांड। ओके, और इससे उनका इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट होगा। नाउ कमिंग टू एस्टेब्लिशमेंट, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था बेटा? इसे सक्सेसर माना गया है। डब्ल्यूटीओ वाज फाउंड इन 1995 विद द सक्सेसर ऑफ गेट, GATT। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें। सो यहाँ पे एक 1 मार्क ऑब्जेक्टिव आ जाता है। डब्ल्यूटीओ कब फाउंड हुआ? डब्ल्यूटीओ फाउंड हुआ 1995। नेक्स्ट, इंडिया एज अ मेंबर क्या कर रहा है? व्हाट इंडिया इज डूइंग एज अ मेंबर? नाउ वी आर अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया इज हेल्पिंग फॉर फॉलोइंग द फेयर ग्लोबल रूल्स। इसीलिए उन्होंने रेगुलेशंस में बहुत सारी कंट्रीज को अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दी। रेगुलेशंस एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डब्ल्यूटीओ फॉलो करता है, इंडिया इज फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी मच अप्रोप्रिएटली। चलो, now moving on to the next is functions of WTO। Again, this can be a very value-based question, that what are the functions of WTO। अब इसके लिए मैंने बेटा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना के रखा है, that is FIRE, FIRE। First is facilitating international trade। Second is increasing greater market access to all member countries। मतलब पहली चीज, सारे टैरिफ रिमूव करो, कोटाज रिमूव करो, फिर आप अपने मेंबर कंट्रीज को आपके यहाँ पे आने का मौका दो। थर्ड, रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप पे ना फोकस होते हुए दूसरी कंट्रीज को भी अपनी कंट्री में आने का मौका दे रहे हो। एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोकस नहीं करोगे। बीइंग अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली, you should be focusing on environmental
protection also. अब देखो बेटा, favor of economic policy, as I told you, there are some points in favor of NEP, that is new economic policy, and some point in against. तो पहले favor समझ लेते हैं कौन कौन से favor वाले points हैं. So here again there is one short form, that is large. सबसे पहला क्या बोला, L is for lower inflation, inflation rate कम हो गया. Second, foreign exchange reserve क्या हो गए, बढ़ गए. R is for what? Rise in foreign investment and foreign institutional investment. जो आपके foreign investments थे वो increase होना शुरू हो गए. Next is growth in your export. आपका export sector क्या होने लग गया, grow होने लग गया because of the new economic policy. And at last there is economic growth rate. Ultimately there is increase in the GDP of the country. तो एक एक करके इन points पे discussion करेंगे. Let us see out this. Now, first, lower inflation. Okay, उस पॉइंट को देख लेते हैं बेटा. लोअर इन्फ्लेशन इज फोकसिंग ऑन व्हाट, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया. ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म नहीं है. दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ एनईपी. सो फर्स्ट बेनिफिट आपका है लोअर इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत कम हो गए थे बेटा. अगर अपन फैक्ट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट जहाँ 1991 पे जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी और उसके बाद तो 17% से इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया 7.6. नाउ दीज आर दी फैक्ट्स. द इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे आई उसने इन्फ्लेशन रेट 17% से 7.6 तक लेकर आ गई इन दी प्रेजेंट 2012 एंड 13. So the annual rate of inflation reduced from the peak level. आपकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट था वो कम हो गया. That was the major task. Second is there has been increase in foreign exchange reserve. जो आपके forex थे बेटा वो foreign exchange reserve भी बढ़ना शुरू हो गया. आपको अगर facts में बता दूं, so your foreign exchange reserve before in 1990 was US $100 million, but 2012-13 में आते आते ये 3 गुना से ऊपर हो गया, that is $321 million. That was US. So India is one of the largest foreign exchange reserve holder in the world. It is only because of new economic policy, that is liberalization, privatization and globalization. ओके तो ये चीजें तभी पॉसिबल हुई जब एनईपी मार्केट में आया, जब एनईपी इंक्रीज हुआ. ओके नेक्स्ट इज आर राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. जो आपके फॉरेन सेक्टर्स थे उनके यहाँ पे भी इंक्रीज होना शुरू हो गया. कैसे हुआ, जो रैपिड इंक्रीज था बेटा उनके एफडीआई और एफआईएल का, एज यू कैन सी इन दी फैक्ट्स आल्सो. एफएफआई के अकॉर्डिंग देखें तो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे जहाँ पहले मिलियंस में थे आप बिलियंस में आ गए. तो यहाँ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना शुरू हो गए. तो जहां पहले $100 million पे बात चल रही थी अब $1 billion पे आ गया. 3.5 बिलियन डॉलर्स पे इन्वेस्टमेंट आ चुका था. किसका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का. नाउ फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी. Now, as I showed you that FDI increased from US $100 million to $73.5 million. Next is particularly growth in export. आपके जो एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत इंक्रीज हुए. और कौन कौन से एरिया से बेटा, ऑटो पार्ट्स में इंक्रीज हो गए, आईटी सॉफ्टवेयर्स में इंक्रीज हो गए, एज यू कैन सी देयर इज मेनी पर्टिकुलर अपग्रेडेशन, एंड इंजीनियरिंग गुड्स में इंक्रीज हो गए. सो इससे क्या हुआ, इससे आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया. किससे, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ योर एनईपी. तो इसने एक्सपोर्ट को भी ग्रो करा. फिर आगे बढ़ के देखें तो यहाँ पे बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीडीपी जहाँ पहले 5.6 पे था वो किस पे आ गया, 8.2 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2007 to 12, एज यू कैन सी इन द ग्राफ आल्सो. ओके यहाँ पे 2007-12 के यहाँ पे अभी तो अपन वो देखें कि 1991 में इंप्लीमेंट हुआ. तो यहाँ से देखो ग्रोथ रेट आते आते यहाँ पे सर्विस का अच्छा ग्रोथ आ गया था 10 तक. तो एवरेज 7.4 और ये पर्टिकुलरली देखें. सो हियर एवरेज ग्रोथ रेट वाज 8.2 and that was very beneficial for the nation because आपके ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो गए. ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर was has declined, okay, बट सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था, वो तो इम्पैक्ट दिखाई था. अब ये क्रिटिसिज्म आगे एनईपी को भेजना फेस करना पड़ेगा. जो ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म आपके सामने है दैट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज
ये दोनों ऐसे सेक्टर्स थे जिसपे एनईपी वाज नॉट फोकसिंग. इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट? इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन सर्विस सेक्टर. तो यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करा. किसने डिसएडवांटेज क्रिएट किया? Disadvantage was being created by NEP. Now, let us see the criticisms of NEP. That is the last topic of this particular session. जो criticism face कर रहे हैं. First is disinvestment. Second is employment. The next is tax reforms, next is agriculture, then is industry, and at last is lopsided growth. अब बेटा फर्स्ट अगर अपन देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या इम्पैक्ट हुआ, लेट अस सी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे. अगर आपने शॉर्ट फॉर्म ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बना है डिटेल. D for disinvestment, E for employment, T for tax reform, A for agriculture, I for industry, and L is for lopsided growth. So यहाँ पे impact यही बताया कि what criticism economic policies were facing. First criticism was the disinvestment. भैया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जा रही है, असेट कम हो रहा है, रेवेन्यू की कैपिटल रिसिप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आपका असेट कम हो गया. गवर्नमेंट ने अपने असेट किसको बेच दिए? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए. सेकंड, वो फेलियर रहा. क्यों? क्योंकि उनका टारगेट था 56,000 करोड़ तक का, लेकिन अभी तक उनके 34,500 एट द टाइम ऑफ 2014-15 they were only able to say 34,500. सी प्राइवेट पर्सन भी खरीदेगा तो सोच समझ के खरीदेगा, वो आके इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. सेकंड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ पीएसयूज. जो पीएसयूज बिके, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जब उस टाइम पे बिके तो वहां पे उनका वैल्यूएशन सही से नहीं हुआ था. देवर अंडर वैल्यूड, मतलब उनकी वैल्यू बहुत कम आकी गई थी. सेकेंड इज फॉल्टी एलोकेशन. Process from disinvestment were used to compensate की शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू rather than for development. मतलब पहली चीज, हमने बेचा पब्लिक सेक्टर्स को कि भैया जो आएगा इन्वेस्टमेंट वो आगे जाके हम दूसरे पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ. वो गवर्नमेंट ने अपने रेगुलर खर्चे के लिए अंदर लगा दिया. अब इससे ये गलत हुआ कि दी पर्टिकुलर सोर्सेज विच वर एबल टू कम, वो सही से यूटिलाइज नहीं हुई. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. इंस्पाइट जीडीपी ग्रो हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हुई? इस टर्म को बोला जाता है बेटा, दिस टर्म इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. कि भैया मेरी ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब्स कहाँ हैं? बट सच ग्रोथ फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. आपकी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और कंट्री का जीडीपी बढ़ता जा रहा है. कंट्री का पर्टिकुलरली जो इनकम स्टेटस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहां पे जॉब्स नहीं है. नेक्स्ट इज टैक्सेशन. भैया गवर्नमेंट ने ये सोच के टैक्स रिडक्शन दिया था कि मेरे यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू जर्न होगा, बट और टैक्स इवेजन कम होगा, पर उसका इम्पैक्ट उल्टा ही हुआ. वहां पे इतने पर्सन नहीं आए. इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. और उसका इफेक्ट क्या हुआ? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. सी पहली चीज कि भैया मैं टैक्स कम कर रहा हूँ. टैक्स कम किस लिए कर रहे थे? ताकि लोग पर्टिकुलरली जो टैक्स इवेज कर रहे हैं वो कर्बिंग कम हो जाए, और भैया इज्जत से आके, ईमानदारी से आके अपना टैक्स पे कर लें. पर ऐसा नहीं हुआ. इट डिड नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग इन टैक्स रेवेन्यू, और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका गवर्नमेंट को झेलना पड़ा कि भैया और टैक्स कम करने से उनके जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो और कम हो गए. एग्रीकल्चर में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने आएगा बेटा. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर. उसने एग्रीकल्चर को देखा ही नहीं एज कंपेयर टू इंडस्ट्री. हाँ, इंडस्ट्री में मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट था, बिकॉज उस समय आईपीआर आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आए थे, अंदर अपना इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन चेंज हुआ था. बट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट नहीं हुआ. दूसरी चीज उन्होंने क्या कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिमूव करा विच रिडक्शन पर्टिकुलरली इम्पोर्ट ड्यूटीज. और उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज रिमूवल और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हटा ही दिया, और इम्पोर्ट ड्यूटीज भी हटा दी. तो भैया एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ा. क्या फेस करना पड़ा? फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन गुड्स आना शुरू हो गए. दिस वर बीइंग फेस्ड बाय द फार्मर्स. शिफ्ट टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स. कमर्शियल क्रॉप्स पे जानबूझ के शिफ्ट होना पड़ा उनको. एंड लास्ट
रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे मिल रही थी लेकिन इस टाइम पे नहीं मिला, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए, एग्रीकल्चर में कम कर दिए। करे, पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पहले करे थे, पहले लेवल पे करे थे, वो अब इस लेवल पे गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। दैट वाज देयर पर्सपेक्टिव कि वो इंडस्ट्री और सर्विस पे ज्यादा फोकस थी। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। Public investment in agriculture sector, especially infra, which includes irrigation, power, roads, linkage and research extension, which played a very crucial role in the green revolution, has been reduced in the reform period. मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट थे वो और रिड्यूस हो गए थे। क्यों रिड्यूस हुए थे, इसका रीजन गवर्नमेंट के पास नहीं था, वो अपने खर्चे मान रहे थे। दैट वाज बीन रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट और कम करती जा रही थी क्योंकि उन्हें एक्सपेंडिचर्स और आ रहे थे, दे वर फेसिंग अ मेजर क्लैशेस ऑफ इन्फ्लेशन। Next is removal of minimum support price and reduction in import duties. Commencement of WTO number of policy changes. सबसे पहले क्या बोला कि भैया फर्टिलाइजर्स सब्सिडी रिमूव करो, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएगा तो हमने एज अ ट्रेडिंग वर्ल्ड ट्रेड को वादा करा था कि भैया हम इतनी इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं करेंगे, हम इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे, तो इम्पोर्ट ड्यूटी वहां से कम करनी पड़ी। नेक्स्ट इज लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, वो भी हटाना पड़ा ना, इसको बोलते हैं बेटा कोटा सिस्टम। जो अपन ने देखा था कोटास बनाए गए थे, तो वो कोटास भी हटाए गए। अब इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इन द मार्केट? इसका इफेक्ट ये हुआ कि भैया इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन। वहां की गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया हमारा जो फार्मर है वो इंटरनेशनल कंपटीशन झेले, पर उसके लिए पहले से तैयारियां भी तो रेडी रखनी चाहिए। आपने सीधा सब्सिडी हटा दी, आपने सीधा कोटास हटा दिया, आपने सीधा इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, तो आपके फार्मर्स इन सब के लिए रेडी नहीं थे। दे वर नॉट रेडी फॉर सर्टेन चेंजेस। नेक्स्ट, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कैश क्रॉप्स ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। अब अगर उनको एक्सपोर्ट बढ़ाना था तो भैया वहां पे फूड क्रॉप्स की जगह किसका एक्सपोर्ट ज्यादा था, वहां पे कैश क्रॉप्स का particularly expenditure ज्यादा था। That's why they shifted from food grains to cash crops and export market उनको डेवलप करना था बेसिकली। तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट उनको डेवलप करना था तो उसके लिए क्या करना पड़ा था, उन्हें कैश क्रॉप्स इंक्रीज करने थे। एंड इट दैट्स व्हाई इंक्रीज इन दी प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स बोल रहे हैं। भैया प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही ना। आज अगर आप कैश क्रॉप में शिफ्ट हो गए तो फूड क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, उनके स्कैरसिटी, और जिस चीज की स्कैरसिटी मार्केट में आ गई उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो रिमूवल फर्टिलाइजर सब्सिडी है, इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, which adversely affected the small and marginal farmers। जो आपके फार्मर्स थे उनको उससे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला था। Farmers were not able to cope up with the increase in the production, they were not able to set up these increased cost of production। तो यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट यहाँ बोला कि जैसे हम कैश क्रॉप पे शिफ्ट हुए तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ, पहला तो फूड प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए और फार्मर्स वर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज they were not receiving what, they were not receiving the subsidies। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे अपन ने दो चार बातें रखी। that is again, so there are some more, that is अबाउट इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या हुआ बेटा, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं थी, देवर स्लो डाउन। क्यों? पहली चीज, जो आपके बाहर के गुड्स आ रहे हैं वो तो चीप रेट पे आएंगे ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस मशीन से बने हुए हैं। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स वर फेसिंग कंपटीशन। सेकेंड, लेक ऑफ इंफ्रा फैसिलिटीज, आपका पावर सही नहीं चल रहा है, आपके पर्टिकुलरली वेयर हाउसेज नहीं बने हुए हैं, यू आर नॉट हैविंग द इन्वेस्टमेंट। सो इस चक्कर में क्या हो रहा है, आप फॉरेन कंपटीशन तो लेकर आए लेकिन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसके लिए रेडी नहीं थे। और सेकेंडली बेटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे, व्हाट वर नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोटास, ये सब हटा के आपने क्या करा, स्टिल डू नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप कंट्री। हमने तो कोटा हटा दिया लेकिन उन्होंने हटाया क्या, वहां अभी भी नॉन टैरिफ बैरियर्स अवेलेबल थे इन द डेवलप्ड नेशन, दे वर नॉट एबल टू गेट पर्टिकुलरली इजी पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। तो भैया यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया दैट हमसे तो आप अपने रूल्स फॉलो करवा रहे हो बट
What about the developed nations which are not following the rules strictly? Next is there was lopsided growth. This is the last slide of today. What is the meaning of lopsided growth? ग्रोथ एक सेक्टर में बहुत ज्यादा दिख रहा था और दूसरे सेक्टर्स में बहुत कम, जैसे यहाँ पे ग्रोथ हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन सम सिलेक्टेड एरिया सच एज सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। अब जो निग्लेक्टेड एरियाज थे बेटा, वो थे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच प्रोवाइडेड लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल। हमने जैसे बोला था, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर को ही आपने इग्नोर कर दिया तो भैया उनके लाइवलीहुड भी क्या हो गए, खत्म। उसके बाद इंडस्ट्रीज आर आल्सो दी पर्टिकुलर मेजर सोर्स, तो वहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट ना करते हुए कोटा हटा दिए, आपने रिजर्वेशन हटा दिए स्मॉल स्केल के। सो एवरीथिंग वर गोइंग अगेंस्ट द जनरल पब्लिक, एंड गवर्नमेंट वाज ओनली फोकसिंग ऑन सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। तो ये particularly था बेटा, today's session was on this particular टॉपिक, जिसमें अभी अपन ने प्राइवेटाइजेशन कवर किया, एज आई एम रिपीटिंग दैट। फिर अपन ने ग्लोबलाइजेशन कवर करा, एंड आफ्टर दैट मैंने एनईपी के पॉइंट डिस्कस करे इन फेवर एंड इन अगेंस्ट। So, thank you, students, for listening today's lecture. Do follow me on Instagram, Facebook, and I have also created my Telegram channel. You can join the Telegram channel. The link is given in the description. Do subscribe my video YouTube channel, and do hit the like button for more updates. Okay, you can subscribe my YouTube channel for more videos on economics. I will be soon be posting of accounts and BST. Thank you, students, for listening today's lecture.